अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। हमने पिछले वीडियोस में बायोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले वीडियोस में ज़ूलॉजी का सेक्शन ए जो है पूरा डिस्कस किया है और हम आज ज़ूलॉजी का सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियोस में हम बॉटनी का भी सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। ये जो नीट 2022 का पेपर आया था बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आया था और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम आपको सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे और सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स, सेकंड ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, थर्ड ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, फोर्थ ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स। हमें पता है कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है इसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए यानी ORI, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, उस सीक्वेंस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम उस सीक्वेंस से ये DNA को लाइगेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, तो फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से कॉपी नंबर जो होता है, कॉपी नंबर डिसाइड होता है। और दूसरा चीज़, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो करते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। और इसमें एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। अगर इसमें एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो फिर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग में प्रॉब्लम होगी। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो, यानी इनमें से कौन सा जो फीचर है वो क्लोनिंग वेक्टर का डिज़ायरेबल फीचर नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एक क्लोनिंग वेक्टर में सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। तो फिर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हम उसका आंसर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्सिस। आपको बोलना है कि साइनेप्सिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द अक्रॉस एन electrical synapse. Second option, the membranes of presynaptic and postsynaptic membranes are in close proximity in an electrical synapse. Third one, electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapse. Fourth one, chemical synapses use neurotransmitters. हमें पता है कि जो साइनेप्सिस होती है, जो गैप्स होती है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होती है, यानी साइनेप्स बनता है फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उनके दरमियान एक गैप होती है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ये जो गैप होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में ये बहुत छोटी होती है और केमिकल साइनेप्सिस जो होते हैं उसमें ये गैप बड़ी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत तेज़ होता है यानी फास्टर होता है, और ये जो केमिकल साइनेप्सिस होते हैं उसमें इम्पल्स ट्रांसमिशन जो होता है वो स्लो होता है। और केमिकल साइनेप्सिस जो होते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी एसिटाइल कोलिन और बाकी न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं उसमें केमिकल साइनेप्सिस में उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा, पहला, अगर आप पहले ऑप्शन देखेंगे आपको बोलना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर आप देखेंगे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्स इज़ ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में ये जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है वो फास्टर होता है देन केमिकल साइनेप्सिस। इसमें दिया गया है केमिकल साइनेप्सिस में ज़्यादा होता है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। और बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि हमें पता है कि द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। हमने पहले ही बोला कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है उसमें बहुत ही कम गैप होता है, यानी प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी उनके दरमियान गैप जो होता है वो कम होता है। तीसरा जो ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं उसमें कम गैप होती है जिसकी वजह से इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत तेज़ होती है और आसानी से होती है। और जो चौथी ऑप्शन है, केमिकल साइनेप्सिस यूज न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्योंकि उनमें बहुत गैप होती है। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग statements related to human insulin are given below. Which of statements are correct about
जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हमें पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जो होता है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और पिछले ज़माने में क्या होता था कि इंसुलिन को लिया जाता था फ्रॉम द स्लॉटर्ड कैटल और स्लॉटर्ड पिग्स, कैटल से लिया जाता था। लेकिन उसकी वजह से जिस जिसमें हम ये देते थे स्लॉटर्ड कैटल और स्लॉटर्ड पिग्स का इंसुलिन, उसकी वजह से फॉरेन बॉडी उस पर एक्ट करती थी और उसमें एलर्जी डेवलप होती थी। लेकिन ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता है इसकी वजह से वो एलर्जिक रिएक्शन डेवलप नहीं होती है। आपको बोलना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहली स्टेटमेंट है, हमें पता है जब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रिपेयर किया गया तो फिर वहाँ पे इली लिली कंपनी ने ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को ई कोलाई में बनाया और फिर वहाँ उनको बाइंड किया बाय द डाइसल्फाइड ब्रिड्स। और ये जो और एक और स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रो इंसुलिन जो बनता है इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन यानी इनएक्टिव स्टेट में बनता है और इसको फिर मैच्योर होने में प्रोसेसिंग लगती है। और इसमें क्या फ़र्क होता है मैच्योर इंसुलिन और प्रो इंसुलिन में? प्रो इंसुलिन में एक फ्री सी पेप्टाइड होता है। हम देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट में करेक्ट है रिगार्डिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रो इंसुलिन प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेंट्स एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सी पेप्टाइड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वेर produced separately in E. coli extracted and combined by creating disulfide between them। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। सी ऑप्शन इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़ वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। ये स्टेटमेंट ऑल्दो ये स्टेटमेंट ठीक है लेकिन रिगार्डिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ये स्टेटमेंट गलत है। तो फिर सी स्टेटमेंट गलत है। प्रो ह्यूमन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू ए मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। हमने ये भी डिस्कस किया है कि बिल्कुल जो पहले प्रो हार्मोन सिंथेसाइज होता है उसको एक्टिव हार्मोन बनने के लिए उसमें प्रोसेसिंग लगती है। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू फॉरेन इंसुलिन। लेकिन ये किस में होता था? जो पिछले ज़माने में स्लॉटर्ड कैटल और पिग से इंसुलिन हासिल किया जाता था। लेकिन आज ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रिपेयर किया जाता है उससे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इस हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो है ए बी एंड डी। तो फिर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। वन 89 हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिगार्डिंग पैराथायरॉयड हार्मोन। आपको बोलना है कि इनमें से कौन से जो इफेक्ट्स है वो पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से होते हैं। हमें पता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है इसकी कुछ इफेक्ट्स होती है। इसकी वजह से बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। मगर ये किस तरह कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता है? पहले ये बोन रिजॉर्प्शन करता है यानी बोन से कैल्शियम निकालता है और फिर कैल्शियम में ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ कराता है। और फिर और भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं यानी ये जो डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन होती है, ये जो एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेशन यानी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन कराता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, ये वहाँ से भी कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कराता है। तो फिर कौन कौन स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराता है। थर्ड ऑप्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है। फोर्थ ऑप्शन इज डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें पता है ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन लेवल को इंक्रीज़ कराता है। यानी फिर कौन कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट हुए यानी। और अगर हम ये स्टेटमेंट देखेंगे इसका रोल मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ नहीं है तो फिर ये इसकी जो रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन में नहीं आता है। तो फिर इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है ए सी एंड डी। यानी 190 क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर ए पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्योंकि ये जो पेंगुइन्स फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स दे आर द पेयर ऑफ
एनालॉग्स ऑर्गन्स। 192 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर काजेस क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वेल्व्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो फिर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स जो होती है वो क्लोज होती है, ना कि सेमिलुनर वेल्व्स। बल्कि जब फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता है तो फिर सेमिलुनर वेल्व्स क्लोज होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट हम देखेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट पहले कौन करता है, एस ए नोड, ऐसे, और उसी की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो फिर ये दो स्टेटमेंट्स है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। और तीसरी स्टेटमेंट है, द ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड valves ओपन ड्यू टू द प्रेशर exerted by the simultaneous contraction of atria। ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट जो है, द ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड valves ओपन ड्यू टू द प्रेशर exerted by the simultaneous contraction of atria। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड valves जो होते हैं वो ओपन होते हैं जब ब्लड एट्रिया में फिर से आता है, यानी आफ्टर द जॉइंट डायस्टोल, व्हेन जो एट्रिया होते हैं जब उनमें से फिर से ब्लड आता है तो फिर ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वेल्व्स ओपन होती है। तो फिर ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और चौथी स्टेटमेंट जो है, ब्लड फ्लोज फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 192 क्वेश्चन। आपको बोलना है कि आपको मैच करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ मैच होता है। हमें पता है ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो ग्लूकोज होता है ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और दूसरी जो है ग्लोबुलिन, हमें पता है ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडी होती है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है, यानी एंटीबॉडीज, एक्ट एज एंटीबॉडीज। और स्टेरॉइड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हमें पता है कि हार्मोन्स के डिफरेंट टाइप्स होती है। कुछ हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड होते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्स हार्मोन आर स्टेरॉइड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन आर स्टेरॉइड्स। और फिर जो चौथी स्टेप में है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन हमें पता है थ्रोम्बिन बायोकैटलिस्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग ब्लड कोआगुलेशन में थ्रोम्बिन कन्वर्ट कराता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। वो एक एंजाइम है, यानी एक बायोकैटलिस्ट है, मतलब क्योंकि एंजाइम को हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट्स भी। तो फिर ए का करेक्ट ऑप्शन आएगा 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2, यानी इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे 193 क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमें पता है कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहली ऑप्शन है एक्वायर्ड, आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस पार्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है आफ्टर बर्थ ये डेवलप होती है और ये स्पेसिफिक होती है, यानी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। और जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। बल्कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है और इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। दूसरी ऑप्शन जो है, तो फिर ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पता है, यानी ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है, ना कि नॉन स्पेसिफिक होती है इनेट इम्यूनिटी। तो फिर इसमें इन चार स्टेटमेंट कौन सी पहली, यानी अगर आप पहली स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते तो फिर इसका आंसर पहला ही आता है, यानी बाकी तीन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स। हम इनको फिर भी चेक करेंगे कौन इसमें क्या गलती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन पहली बार आता है तो उसके खिलाफ प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है। और फिर जो अगर वो कभी नेक्स्ट टाइम अगर हमारी बॉडी में इन्वेड करे तो फिर उसके खिलाफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है, या हम उसके कहते हैं एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स। थर्ड स्टेटमेंट है एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स इज इलिस्ट्रेटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। ये भी बिल्कुल ठीक है। और चौथी स्टेटमेंट है एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। बिल्कुल, ये जो सेकंड टाइम जो इनकाउंटर होता है इस पैथोजन के साथ,
उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी जो बॉडी जो रिस्पॉन्स उसके खिलाफ करती है वो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। ये बिल्कुल क्विक होता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी पहला जो इनकाउंटर हुआ होता है उसकी मेमोरी उसमें होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। Like and share the video and subscribe the channel A to Z News for you. Thanks for watching the video and subscribe the channel for getting the more beautiful videos. Thank you.